जागो भारत भागो में आपका स्वागत है। ये क्या होता है, मैं ये माइक से बात करता रहता हूँ और आप लोग मेरी बात सुनते हैं नहीं। इसलिए आज मैं फिर से बताऊँगा कि आपको कैसे रनिंग और रनिंग रिलेटेड पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहिए। आपको अपनी रनिंग जर्नी, अगर अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है तो कैसे शुरू करनी चाहिए। उसके लिए मैंने 11 पॉइंट्स लिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप अगर बिगिनर हैं तो स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स कंसिडर करिए। जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं उनका बेसिस ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से, कोचेस से बात करके, अलग न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके और जो और सारे क्वालिफाइड लोग हैं उनसे बात करके ये देखा मैंने कि ये सारे पॉइंट्स जनरली आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये मेडिकल एडवाइस है, ऐसा कतई नहीं है, तो आप उसको कंसिडर मत करिएगा। बट ये सारी चीज़ें मेरे एजुकेशन, मेरे एक्सपीरियंस, मैंने जो पढ़ाई की, जो मैंने देखा, लोगों से बात करके जो मुझे मिला, उसके बेसिस पे मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा। तो 11 पॉइंट्स की बात करने के लिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो होता है, देखो हम रनिंग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम फिट रहना चाहते हैं। लेकिन हेल्दी रहने और फिट रहने में डिफरेंस है। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप फिट रह सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपको फिट रहने में और प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने एक्सरसाइज शुरू की, हो सकता है उसके जो स्ट्रेसर्स हैं, उससे जो आपको स्ट्रेस होगा, उससे आपकी हेल्थ और भी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मद्देनज़र रखना है वो ये है कि आपकी हेल्थ सही हो। तो उसको आप कैसे टेस्ट करो? बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं, आप देखेंगे, या फिर लोग हेल्थ चेकअप्स बताते हैं, कुछ लोग पार्क्यू टेस्ट बताते हैं, एट्सेट्रा। जो मैंने देखा है, और एक्चुअली मैं अगर कोई रनिंग का गैप लेता हूँ तो जनरली ये मैं चेकअप्स कराता हूँ। सबसे पहला टेस्ट जो होता है मेडिकल चेकअप में, वो मैं सीबीसी का कराता हूँ। सीबीसी से क्या होता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन या फिर ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़, हीमोग्लोबिन रिलेटेड इश्यूज़ अगर हैं तो आपको पता चल जाएंगे। आपकी स्पेशली अगर इम्यूनिटी या इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो अगर आप रनिंग शुरू करते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं जिसमें आप थकते हैं, तो उसके इन्फेक्शन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक सीबीसी का टेस्ट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर से बात करना है, लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका कार्डियक हेल्थ टेस्ट। कार्डियक हेल्थ टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब आप रन या वर्कआउट, स्पेशली एक्चुअली रनिंग इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो वो कुछ सिचुएशंस सरफेस हो सकती हैं जो अदरवाइज़ नहीं होती हैं। इसलिए अंडरलाइन कोई भी डिसीज़ या कॉजेज़ जानना ज़रूरी होता है। उसमें आप देखेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ आपका सीपीके इम्पॉर्टेंट होता है। सीपीके टेस्ट से मैंने देखा है कि कोई भी अगर कार्डियक रिलेटेड, नॉट कोई भी बट कुछ कार्डियक रिलेटेड जो प्राइमरी इश्यूज़ हैं वो निकल के आ सकते हैं। इसके साथ में आप स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है विद इन कार्डियक टेस्ट, वो है आपका 2D एकोग्राम और ईसीजी। ईसीजी में कभी कभी ये पॉइंट्स होता है कि ईसीजी के बाद आपको 2D एको सजेस्ट किया जाता है। मैं एक्चुअली कभी भी मेरा रनिंग का अगर गैप होता है तो मैं 2D एको ज़रूर कराता हूँ, बिकॉज उससे जो भी गेस वर्क है वो बाहर निकल के आ जाता है और गेस वर्क की जगह पे आपको एक्चुअल इश्यूज़ पता चलते हैं अगर कुछ हैं तो 2D एको मैं एक्चुअली ऐसे भी अपॉइंटमेंट लेके साल भर में एक बार तो एटलीस्ट कराने जाता हूँ। ईसीजी से मुझे इतना ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। तो मैंने आपको पहले बताया सीबीसी, उसके बाद कार्डियक हेल्थ के बारे में बताया। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपकी बोन हेल्थ के बारे में। तो बोन हेल्थ में आप देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से मोस्टली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। हमें जब पता चलता है कि कैल्शियम की कमी है तब हम कैल्शियम को सप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैल्शियम आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब आपकी बॉडी में सफिशिएंसी होगी विटामिन डी का, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी इनफ होगा। तो इसलिए आपको विटामिन डी या फिर उसे विटामिन D3 भी बोलते हैं, उसका टेस्ट कराना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप कैल्शियम का टेस्ट कर लें। इसके साथ अगर आपको थोड़ा और करना है तो विटामिन B12 का टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल भी रेंज में होंगे तब
तब भी आपको देखेंगे कि आप प्रयास ये करिए कि उसके हायर रेंज की तरफ जाइए। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मान लो नॉर्मल रेंज 250 से 500 के बीच में है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 400 के ऊपर रहूँ तो ठीक है। स्पेशली इंड्योरेंस स्पोर्ट में आपको ज़्यादा विटामिन B12 रहता है तो मदद मिलती है। मैं भी आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाद में कभी अगर डिटेल में बात करेंगे तो इसके बारे में मैं और भी पॉइंट्स आपको बताऊँगा। अभी तक हमने बात की CBC, कार्डियक हेल्थ टेस्ट के बारे में, और विटामिन D3, कैल्शियम और B12 प्राइमरली बोन हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है आपका डायबिटीज़ के लिए HbA1c, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है, जो उससे आपको काफ़ी इंडिकेटर समझ में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने शुरू किया और प्राइमरी ज़्यादा कुछ इशू है और आपने कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो सब आप देखने के लिए मेरे हिसाब से डायबिटीज़ टाइप 2 का चेकअप कर लें। जनरली ये चेकअप सफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स हैं मैंने देखा जो किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट भी बताते हैं, बट अगर आप जनरली हेल्दी हो सकता है कि सिचुएशंस आपके साथ ना हो, बट सेफ़ रहने के लिए मेरे हिसाब से बोन हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, उसके साथ साथ आपका बेसिक ब्लड वर्क ये ज़रूरी है, और HbA1c का टेस्ट ज़रूरी है। ये हो गया आपका मेडिकल टेस्ट, दैट्स पॉइंट नंबर 1। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम ना रनिंग बाद में करते हैं, उसकी शॉपिंग पहले करते हैं। और मैंने अपने ऑफिस में देखा है, मेरे सामने 1-2 लोग खड़े हैं, ऐसा वो भी करते हैं कि जूते कपड़े पहले ख़रीद लेते हैं। तैयार हो जाना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। युद्ध में जाना है कि नहीं, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, है कि नहीं। तो बट एक्चुअली सीरियस नोट पे ये सारी चीज़ें हमारे मोटिवेशन के लिए भी काम करती हैं। हमें अच्छा लगता है, किसको पैसा उड़ाना अच्छा नहीं लगता है, कर्ज लेके नहीं, होपफुली। तो सेकंड पॉइंट आता है शूज़ और अपैरल सिलेक्शन। जब हम वर्कआउट करते हैं, स्पेशली रनिंग या फिर कोई भी इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फ्रिक्शन की वजह से चेफिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको हो सकता है कि ब्रूजेस हों, कभी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर राइट शूज़ का सिलेक्शन नहीं है या छोटे बड़े शूज़ हैं तो उससे आपको इंजरी हो सकती है। ब्लिस्टर्स के चांसेस हो सकते हैं, सॉक्स ठीक नहीं है तब भी ब्लिस्टर्स के चांसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। शिन पेन, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इश्यूज़ ये कॉमन हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये चाहिए कि आपने, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी है, बट जो भी आप खरीदें उस स्पोर्ट के लिए वो सूटेबल हो। तो रनिंग के लिए आपको रनिंग शू खरीदना चाहिए। रनिंग शू ऐसा नहीं हो जो बहुत सॉफ्ट हो या बहुत ही हार्ड हो। मिड फॉर्म कोई शू आप ले सकते हैं। जनरली आप देखिए कि अगर आप बिगिनर हैं, आप रनिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपको बेयर फुट या फिर मिनिमलिस्टिक शूज़ का सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें उसके साथ साथ कि वॉकिंग शूज़ आप ना प्रेफर करें या फिर लाइफस्टाइल शूज़ ना प्रेफर करें। जबकि रनिंग शूज़ क्या होता है, उनकी बनावट इस तरीके से होती है कि जो आपकी बॉडी का इम्पैक्ट है वो ले सकते हैं। जब आप रन करते हो तो आपकी बॉडी का करीब 3 गुना वेट हर पैर पे पड़ता है, जबकि आप वॉक कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अगर आपने शुरुआत में अच्छे सिलेक्शन नहीं किया शूज़ का, तो आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकती है प्रॉब्लम, शिन पेन या फिर आपके फुट में पेन, एक्लीज़ में पेन, कभी कभी नी पेन, और IT बैंड इश्यूज़ एक्सेट्रा ये सरफेस होते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ किसी भी ब्रांडेड स्टोर पे जाके, यहाँ पे आप ये ना सोचें कि आपको कॉस्ट सेव करना है, रादर आप ये सोचें कि आपको अच्छी तरीके से सेफ होकर आपको वर्कआउट करना है, और उसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जनरली शूज़ आपको 1000 से 1200 किलोमीटर चलेंगे जब आप ख़रीद रहे हैं तो, और अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो जब आप जूते खरीदते हैं जो उसकी सोल हो वो ध्यान रखें, थोड़ा मोटी होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं। वो मोटी होगी तो इम्पैक्ट वो ले सकती है। हील से टो के बीच में जो ड्रॉप होना चाहिए, हील टू टो ड्रॉप बोलते हैं उसे, आप देखें करीब 8 mm के आसपास होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि एकदम फ्लैट ना हो कि आगे और पीछे दोनों सेम हाइट हो। वो इसलिए कि अगर पीछे हील पे ज़्यादा कुशन है तो जब आप टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है और आपकी बॉडी पे थोड़ा इम्पैक्ट रिड्यूस होता है, ऐसा देखा गया है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके का शूज़ का सिलेक्शन करेंगे तो ठीक है। अगर आप उसके साथ अपैरल खरीद रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े ना खरीदें रनिंग के लिए, अनलेस बहुत ज़्यादा ठंडी है। अगर ठंडी नहीं है तो जितना एरी
और जितना आप मॉइस्चर विकिंग फैब्रिक खरीद सकते हैं उतना बेटर होगा। कॉटन में फ्रिक्शन होगा जब ये भीग जाता है तो, और उसका वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो उससे आपको बाद में इशू होगी। आप जैसे दौड़ेंगे आपको गर्मी भी ज़्यादा होगी, तो ये ध्यान देना है कि आपके शॉर्ट्स जो हों और आप फुल लोअर में ना भागें, क्योंकि जब आप दौड़ रहे हो तो आपकी बॉडी ट्राई क्या करती है कि स्वेट करती है, जिससे आपकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन हो। मतलब उसको एक्चुअली होम्योस्टेसिस बोलते हैं, कि बॉडी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहती है। जैसा आपने देखा है कि घर में एसी अगर हम कूल करते हैं कमरे को तो पीछे एग्जॉस्ट लगा होता है, तो आप समझ लीजिए जो स्वेटिंग होती है वो एग्जॉस्ट की तरह होती है। अगर आपने फुल कपड़े पहन रखे हैं, मेरे ऑफिस में एक महोदय हैं, वो 10 किलोमीटर रन करने जाते हैं तो ऊपर कुलई से लेके नीचे पूरा लोअर तक फुल पहन के जाते हैं, और उसके बाद रन करके आते हैं तो फर्नेस बने हुए होते हैं। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए अगर आपने फुल स्लीव्स पहना है और आप स्वेट कर रहे हैं तो स्वेट एवेपोरेट तो हो नहीं रहा है, तब आपकी बॉडी कैसे कूल होगी? जब आपकी बॉडी का एग्जॉस्ट नहीं चलेगा तब आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी और उससे आपके परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आएगी। तो अगर वेदर ऐसा ना हो कि बहुत ठंडा है, तब आपको शॉर्ट क्लोथ्स पहनने चाहिए, थोड़े ढीले पहनने चाहिए, विंडी और एयरी हों, कॉटन ना हो जितना उतना अच्छा है, और फुल स्लीव्स तो डेफिनेटली नहीं हो, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये हो गया आपका अपैरल्स और शूज़। अब एक एक्चुअली शूज़ में मैं बात बताना आपको भूल गया, वो ये है कि जब आप शूज़ खरीदने जाते हैं, शाम को जाएं खरीदने, तब तक आपके फीट में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई होती है, क्योंकि सुबह से हम वॉक कर रहे होते हैं। तो शाम को जाएंगे तो जो आपका फिटमेंट होगा शूज़ का वो प्रॉपर होता है। दूसरी और चीज़ भी इसके साथ ये है कि सॉक्स आप वही पहन के अपने शूज़ को ट्राई करें जिस तरीके के सॉक्स आप रेगुलरली रन करेंगे। मतलब अगर आप रनिंग में थोड़ा थिक सॉक्स पहन रहे हैं तो आप स्टोर में जाके एकदम थिन सॉक्स पहन के ना ट्राई करें। और आपके जो रनिंग शूज़ होने चाहिए बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए आगे आपके, जहाँ पे आपकी जो बड़ी उंगली जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद, बिकॉज जब आप रन करेंगे तो आगे पीछे थोड़ा मूवमेंट होने के लिए उसमें स्पेस होना चाहिए। ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बिगिनर रनर्स के लिए है सेफ़ रूट डिसाइड करना और सेफली कैसे रन करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम पहली बार रोड पे जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पहली बार थोड़ी अनजानी सी लगती हैं और उसके चक्कर में कभी कुछ इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जनरली आप वेल लिट अप रूट डिसाइड करें या थोड़ा देर से जाएं, शुरुआत में तो ठीक रहेगा जब तक आप रूट के बारे में आपको फैमिलियरिटी ना हो जाए। दूसरा आप ये ट्राई करें कि अगर आप सड़क पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, जिधर से ट्रैफिक आ रहा है, जहाँ से आप ट्रैफिक सामने से देख सकते हैं, तो इंसिडेंट्स के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेडफोन्स पहनते हैं और म्यूज़िक के साथ आप दौड़ना चाहते हैं तो ये ध्यान दें कि आप नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन आप ना पहने तो ठीक रहेगा, बिकॉज़ अगर नॉइज़ कैंसलिंग आप हेडफोन पहनते हैं तो कभी कभी पीछे से भी लोग आते हैं, आप देखा होगा बाइक या कभी कभी कार्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती हैं, इवन नो एंट्री में, तो आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। एंड स्पेशली अगर ईवीज़ हैं तो बिल्कुल आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। तो थोड़ा आपको सराउंडिंग्स के लिए अवेयर होना ज़रूरी है। अगर आप नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन पहनते हैं और 2 हेडफोन हैं तो एक ही लगाएं, तो जिससे नॉइज़ कैंसलिंग ना हो। मैं ट्राई करता हूं कि अगर मैं लेफ़्ट साइड से भाग रहा हूं उल्टे डायरेक्शन में, तो राइट साइड वाला मैं हेडफोन नहीं लगाता हूं, जिससे मुझे राइट साइड से आवाज़ सुनाई देती रहे। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट।